स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस बाय अतुल सर। आज हमारे YouTube चैनल पर परसेंटेज की क्लास 2 है। ठीक है बच्चों, प्रतिशतता चैप्टर की। और इस चैप्टर में जो हम आपको पढ़ाएंगे इस चैप्टर में जो आपको हम पढ़ाएंगे वो जो होंगे 2 टॉपिक होंगे। और उन टॉपिक को देखिए बच्चों, पहला टॉपिक होगा परीक्षा में प्राप्त अंकों पर आधारित प्रश्न, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है। और दूसरा टॉपिक होगा वस्तु की कीमत और खपत में कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न। ये 2 टॉपिक होंगे बच्चों, और इन दोनों टॉपिक को आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। और सारे क्वेश्चन जो होंगे बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आपको अच्छे से क्लास को देखना है। ठीक है, और समझना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्लास 2। इसी तरह से हमारी क्लास आती रहेंगी, आप अपडेट रहिए बिल्कुल। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, यहां समझेंगे बच्चों। एक परीक्षा में बी ने ए के प्राप्तांकों से 20% अंक अधिक प्राप्त किए। ठीक है, और ए ने सी के प्राप्तांकों से 10% कम अंक प्राप्त किए। डी ने सी के प्राप्तांकों से 20% अंक अधिक प्राप्त किए। डी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांकों से कितने प्रतिशत अधिक है। तो मेन चीज क्या है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन की लास्ट लाइन जो है ये क्या है कि डी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांकों से कितने प्रतिशत अधिक हैं। डी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांकों से कितने परसेंट अधिक है। तो अगर आपको एक ए और डी के प्राप्तांक पता होंगे तभी तो आप प्रतिशत अधिक बता सकते हो। तो देखिए इसने क्या बोला है कि बी के जो प्राप्तांक है बच्चों, बी के जो प्राप्तांक हैं वो ए के प्राप्तांक से अधिक हैं। ए के प्राप्तांक से 20% अधिक हैं। ठीक है, और फिर क्या बोला है इसने कि ए ने सी के प्राप्तांकों से 10% अंक कम प्राप्त किए, सी के 10% कम प्राप्त किए। ठीक है, डी ने सी के प्राप्तांकों से 20% अधिक, डी ने सी के प्राप्तांकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, डी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांकों से कितने परसेंट अधिक हैं। तो देखिए अब क्या करते हैं हम, डी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब डी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से। तो अब ए के प्राप्तांक पर चल जाए तो हमने सी के प्राप्तांक मान लिए 100 हैं, सी के प्राप्तांक बच्चों 100 मान लिए। तो ए के प्राप्तांक कितने आ जाएंगे, 90 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 90। और ये 100 है सी के, तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, है कि नहीं। तो आपसे पूछा है कि डी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से कितने अधिक हैं। तो देखिए कितने अधिक हैं, ये 90 है और ये 120, तो कितने अधिक हैं, 30 अधिक हैं। कितने अधिक हैं, 30 अधिक हैं। और आपसे अधिक प्रतिशतता पूछी गई है, अधिक परसेंटेज पूछी गई है, कितने अधिक हैं, 30 अधिक हैं। किससे, ए से, और परसेंटेज का 100। इससे कैंसिल हो जाएगा 3 बार और 3 से कैंसिल हो जाएगा ये 33 सही 1/3% आंसर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन की लेंथ को देखना मत, लेंथ से कुछ नहीं होता, बस ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में। ठीक है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। किसी विषय के 180 अंकों की परीक्षा में टोटल अंक कितने हैं, टोटल अंक कितने हैं बच्चों, टोटल अंक हैं आपके 180 अंक। टोटल अंक कितने हैं, 180 अंक। ठीक है, परीक्षा में 75% थ्योरी के लिए, देखिए 75% थ्योरी के लिए और शेष प्रोजेक्ट के कार्य के लिए आवंटित किए जाते हैं। बिना थ्योरी में 60% अंक प्राप्त करती है तथा इस विषय में कुल 60% अंक प्राप्त करने के लिए उसे प्रोजेक्ट में कितने प्रतिशत अंक चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या है, एक तो है थ्योरी, दूसरा है प्रोजेक्ट। ठीक है, दूसरा है प्रोजेक्ट। थ्योरी में उसने 75% अंक प्राप्त किए और शेष प्रोजेक्ट में प्राप्त किए, मतलब 25% प्राप्त किए। ठीक है, ओके। बिना थ्योरी में 60% अंक प्राप्त करती है, बिना थ्योरी में 60% अंक प्राप्त करती है। ठीक है, और इस विषय में कुल 62%, इस विषय में कुल 62, मतलब यहां पर क्या रखेंगे बच्चों, कुल इस विषय में, मतलब थ्योरी और प्रोजेक्ट दोनों को मिलाकर के 62%। आपसे पूछा गया है कि बताइए प्रोजेक्ट में कितने प्रतिशत अंक चाहिए, तो हमने मान लिया प्रोजेक्ट में X%। ठीक है, एलिगेशन लगा दो, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। ये 60 से बड़ी वैल्यू है 62 और ये X सबसे बड़ी वैल्यू होगी, तो X में से घटाएंगे बच्चों 62 को,
x माइनस 62 और 62 में से घटाएंगे 60 को तो 2, ठीक है। 25 ही कन 25 और 25 तिया 75, 3 की गुणा करेंगे 2 से, एलिगेशन रूल लगाएंगे और 1 की गुणा करेंगे इससे, तो x माइनस 62 इजिकल टू कितना हो जाएगा 2 तिया 6 और x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 68%। तो प्रोजेक्ट में कितने प्रतिशत अंक चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 68% अंक चाहिए, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, ये आपका एसएससी 10+2 2021 में आया है, ठीक है। तो एलिगेशन लगाया, देखो कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई है कि नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रिया को इतिहास में भूगोल से, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। प्रिया इतिहास में भूगोल की अपेक्षा, एक है हिस्ट्री, इतिहास में किसकी अपेक्षा, भूगोल की अपेक्षा। प्रिया को इतिहास में भूगोल से 9 अंक अधिक प्राप्त हुए, भूगोल में x हुए तो इतिहास में 9 अधिक प्राप्त हुए। उसके इतिहास के अंक, उसके इतिहास और भूगोल के अंकों के योग का, इतिहास के अंक जो हैं जैसे x प्लस 9 अंक हैं, इतिहास के जो अंक हैं वो इन दोनों के योग का, इन दोनों के योग का मतलब दोनों सब्जेक्टों के अंकों के योग का 56% है, 56% है। तो आपसे पूछा भूगोल के अंक मतलब x की वैल्यू आपने ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए क्या, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 × 4 4 × 16 और 4 दूनी 8 4 × 20, ठीक है। ओके, अब 25 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 25x और 25 नम्मा 225 और ये हो जाएगा आपका 2x, यानी 2x की गुणा करेंगे 14 से, कितना हो जाएगा 28x और 14 नम्मा 126, ठीक है। ये 3x बराबर 225 माइनस का 126 और 3x बराबर बच्चों ये 9 बचेगा और 3 से कैंसिल करेंगे 3 और x बराबर हो जाएगा 33, ठीक है। तो उसे भूगोल के अंक क्या हैं, 33 अंक हैं भूगोल में कितने अंक हैं बच्चों 33, आंसर हो गया 33। कितना अच्छा प्रश्न है, पर लैंग्वेज समझनी है कि प्रिया को इतिहास में भूगोल की अपेक्षा 9 अधिक प्राप्त हुए और उसके बाद उसने बोला उसके इतिहास के अंक, उसके इतिहास और भूगोल के अंकों के योग का, इतिहास के अंक कितने हैं x + 9, इतिहास और भूगोल का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x + 9 मतलब x + 9 + x के 56% के बराबर हैं, तो उसका 56% बराबर इसके रख दिया और x की वैल्यू निकाल लिया। x की वैल्यू क्या आएगी, भूगोल के प्राप्तांक मतलब भूगोल के अंक आ जाएंगे, कितने हैं 33 अंक बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। 300 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक मिलते हैं, अगर उसने 6 अंक और अधिक पाए होते तो वह उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत प्राप्त कर लेता। उत्तीर्ण होने के लिए योग्य प्रतिशत, कितने बच्चों वाला क्वेश्चन है बच्चों। उत्तीर्ण होने के लिए अंक, उत्तीर्ण प्रतिशत, तो उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा, उत्तीर्ण अंक बटे कुल अंक और मल्टीप्लाई का 100। ओके, अब उत्तीर्ण अंक कितने हैं, देखो उत्तीर्ण होने के लिए तो 75 अंक प्राप्त किए और 6 अंक और मिल जाते तो वो पास होता। तो कितने हो गए उत्तीर्ण होने के लिए, 75 + 6 81, कितने में से 300 में से, और ये प्रतिशत का 100, 81/3, 2 से 2 0 कट गए, ठीक है, और 3 दूनी 6, 3 7 21, तो 27%। तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए बच्चों, उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए 27% आंसर, 27% आंसर। कितने बच्चों वाला क्वेश्चन है देखो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, एक अभ्यर्थी जो 20% अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से फेल हो जाता है, दूसरा व्यक्ति जो 45% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्णांकों से 5 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो अधिकतम अंक बताने हैं। तो देखिएगा, देखिए बच्चों, हमने क्या किया, हमने लेट कर लिया, मान लिया कि अधिकतम अंक मान लिया वो x है, ठीक है। ओके, एक अभ्यर्थी जो 20% अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से फेल हो जाता है, और देखिए अगर वो 20% अंक प्राप्त करता है, x का 20% प्राप्त करेगा और उसे 10 अंक दे दो, वो पास हो जाएगा, ठीक है। तो x के
20% अंक प्राप्त किए और वो 10 अंकों से फेल हो गया, और यदि हम 210 दे दे तो वो पास हो जाएगा, पास हो गया। ठीक है। दूसरा ने क्या किया, वो उसने 45% अंक प्राप्त किए, कर लिए, और वह उत्तीर्णांक से 5% अधिक अंक प्राप्त करता है। उत्तीर्णांक से इससे 5% अधिक अंक प्राप्त करता है 45% में। तो हमने क्या करें, अगर हम इसमें से x का 5% घटा भी दें तब भी वो क्या हो जाएगा बच्चों, 5, तब भी वो जो है पास हो जाएगा। मतलब कहने का क्या है, ऐसा समझिए, इसको हम लिखते ही नहीं है। देखिए समझिए, उसने 45% अंक प्राप्त किए और वह उत्तीर्णांक से 5% अधिक अंक प्राप्त करता है। अगर हम इसमें 5 घटा भी दें, 5% घटा भी दें तो 40% पर उत्तीर्णांक है। ठीक है नहीं, x का 40%। ओके। दूसरे व्यक्ति जो 45% अंक प्राप्त करता है और वह उत्तीर्णांक से 5% अंक अधिक प्राप्त करता है, तो अगर हम इसमें से 45 में से 5 घटा भी दें तो क्या हो जाएगा बच्चों, 40% उत्तीर्णांक अंक है। ठीक है। तो अधिकतम अंक क्या है वो बताना है आपको। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20% है और यहाँ पर 40% है, इधर ला के घटा देंगे तो 10 बराबर हो जाएगा, 10 बराबर हो जाएगा x का 20/100। 20 पंजे 100 और 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, x बराबर आ जाएगा 50 अंक। यानी अधिकतम अंक कितने हैं, अधिकतम अंक कितने हैं, 50। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कितने बच्चों वाले प्रश्न देखिए, ध्यान से लैंग्वेज को समझिए, रटना नहीं, बिल्कुल भी रटना नहीं है आपने, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है और अच्छे से क्वेश्चन को करना है, तभी आप अच्छा कर पाओगे। और ध्यान दीजिए, ये एसएससी जीडी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, और जो आपकी आने वाली जो परीक्षा है सभी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है वैसे, लेकिन एसएससी जीडी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। उत्तर प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन आपको 100% इसी में से मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चनों को करिए। परसेंटेज थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसमें से पूछा भी बहुत जाता है और चैप्टर में यूज भी होता है, इसलिए थोड़ा इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आप करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 थे, ए ने बी से इतने अधिक और बी ने सी से इतने अधिक और सी ने इतने अधिक, डी से इतने अधिक, और ए को इतने अंक मिले। कितने मिले, ए को कितने अंक मिले, ए को कितने अंक मिले बच्चों, ए को मिले हैं 360 अंक मिले हों ए को, तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। ठीक है, डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। ओके, तो देखिए, ए को बी से और बी को सी से और सी को डी से। ए को बी से कितने कम मिले, 10% कम मिले। बी को सी से कितने अधिक मिले, 25% अधिक मिले। और सी को डी से कितने कम मिले, 20% कम मिले। ए को 360 अंक मिले, ए को 360 अंक मिले। ठीक है, तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत मिले, तो आप पहले मुझे बताओगे डी को कितने मिले। तो मैंने मान लिया पहले डी के प्राप्तांक x हैं, डी के प्राप्तांक x हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को डी की साइड से चलेंगे, डी के प्राप्तांक x हैं तो सी के प्राप्तांक कितने हो जाएंगे, 80/100। ठीक है, ऐसे चलेंगे ना, डी से सी पर, तो ये x है तो ये 20% कम है तो 80/100, और सी, ये सी के प्राप्तांक आ गए। अब सी से बी पर चलेंगे तो 25% अधिक, मतलब 125/100। ठीक है, और ए के बी से कम है कितने, 10, तो 90/100, और बराबर प्राप्तांक कितने हैं बच्चों, 360। देखिए अचानक से, देखिए इससे ऐसे काट दो, 9 चौक 36, और 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 से काट दो 20 बार। ठीक है, और 20 पंजे 100, और 25 पंजे 125, 25 चौका 100, और 5 से 5 काट दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, x बराबर कितना आया, 400 अंक। ये 400 अंक जो आए ये किसके प्राप्तांक आए, ये डी के प्राप्तांक आए, डी के प्राप्तांक आए। लेकिन आपसे डी के प्राप्तांक नहीं पूछे हैं, डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक मिले, मतलब प्राप्तांक प्रतिशत पूछा है, प्राप्तांक प्रतिशत पूछा है। 400 अंक मिले कितने में से, 500 में से, और प्रतिशतता का 100। 200 2 जीरो कट गए और 5 से काट दो, 5 40, 80% प्राप्तांक है किसका, डी का। ओके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल वन डे एग्जाम। ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषयों में 300 अंकों में से 32% अंक अर्जित किए और वह भाषा के 200 अंक वाले
प्रश्न पत्रों में कितने अंक अर्जित करे ताकि उसके कुल मिलाकर 46 अंक हो जाए, 46% अंक हो जाए। तो देखिए बच्चों, उसने एक विद्यार्थी ने विज्ञान के विषयों में से 300 में से 32%, 300 का 32%, ठीक है, ओके ओके। और वह भाषा के 200 अंकों वाले प्रश्न पत्र में से कितने मिले, मान लिया उसमें से x मिले उसे, ठीक है, और कुल अंक कितने हो गए, 300 प्लस 200 और गुणा का 100 और बराबर कितने परसेंट, 46%। ओके, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिएगा, ये बनेगा आपका, 2 जीरो कट जाएंगे, कट गए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 प्लस x, ठीक है, यहां बचेगा आपका 5 और वे 5 जाएगा मल्टीप्लाई में 46 के, क्यों, क्योंकि 2 से 2 जीरो कट जाएंगे ना, इसके कॉमन लेके के मतलब कट जाएंगे, तो इससे बचेगा 5, 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 5 छंग 30 और 5 चौक 20 और 3 23 और माइनस का 96 और x बराबर आ जाएगा आपका, ये बचेगा आपका 4 और ये 3 और 134, तो x बराबर आ जाएगा 134। मतलब उसने क्या करेंगे, 200 में से कितने प्रश्न हल करेगा वो, जिससे कि 46% हो जाए, तो कितने करेगा वो, 134 करेगा। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेंगे। किसी परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंकों के 36% अंक लाना आवश्यक है, यानी पास प्रतिशत अंक कितना है, 36%। एक विद्यार्थी 113 अंक प्राप्त किए तथा 85 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, देखिए बच्चों, वो 113 अंक प्राप्त किए, फेल हो गया 85 से, अगर इसे 85 मिल जाए तो पास हो जाएगा, 85 मिल जाए तो पास हो जाएगा, तो 85 से दे दो, 85 दे देंगे तो कितने हो जाएंगे, 113 मिले और 85 से हो गया फेल, ठीक है, और कुल अंक कितने हैं, वो x हैं और मल्टीप्लाई किससे, 100 और बराबर पास प्रतिशत कितने हैं, 36। ओके, तो देखिए 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 4 नम हो गए 36, ठीक है, इसे जोड़ लिया 8 हो गया, ठीक है, इसे जोड़ लिया 8 हो गया, 5 और 3 8 और 8 और 1 9 और 1 बटे x गुणा का 25 और बराबर का 9, 9 से काट दिया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और x बराबर हो गया आपका 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, तो पूर्णांक हो गया आपका 550 आंसर, ठीक है। और इसको ऐसे भी कर सकते थे हम, कि हम कह रहे थे बच्चों कि 36% बराबर जोड़ के कितना हो जाएगा, 198 और 100% निकाल देते, तब भी आप इसको 100 ऐसे करके आप इसको कर सकते हैं, 550 आ जाएगा, अगर आपको परसेंटेज मेथड से करना है तब, ठीक है, ऐसे भी ठीक है। ओके, बहुत अच्छा प्रश्न था, आपने कर लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, 2 विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे हैं, एक तो फर्स्ट कैंडिडेट है, फर्स्ट स्टूडेंट, और दूसरा स्टूडेंट ये है। इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए, एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए, ठीक है, तथा उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर थे। किसके, एक विद्यार्थी ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए तथा उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर थे। किसके, फर्स्ट के, यानी x प्लस 9, इन दोनों का योग करेंगे तो 2x प्लस 9 के कितने परसेंट के बराबर थे, 56% के बराबर थे। 4 × 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है, 25 से गुणा करेंगे, 25x प्लस 25 नम्मा 225, ठीक है, 14 दूनी 28, x प्लस 14 नम्मा 126, ये 3x बराबर 225 माइनस का 126 और 3x बराबर 15 में से ये आ गया आपका 99 और x बराबर गया 33, ठीक है। तो पहले दूसरे कैंडिडेट को 33 और पहले कैंडिडेट को हो जाएगा आपका 33, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42, ठीक है, तो 42 33 मतलब आपका ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब होता है हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट, जो टॉपिक का नाम है आपका कीमत खपत या कीमत खपत में कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न। कीमत या खपत में वृद्धि पर आधारित प्रश्न, मतलब इसमें एक पॉइंट याद रखेंगे आपको, मैं लिख देता हूं, समझ लेंगे ध्यान से आप। किसी वस्तु की कीमत और खपत पर निर्भर करता है
कीमत और खपत पर निर्भर करता है क्या? उस परिवार का खर्च या उस वस्तु का खर्च। ठीक है, किसी वस्तु की कीमत और खपत पर निर्भर करता है उस परिवार का खर्च। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, खर्च बराबर होता है मूल्य, मूल्य मतलब कीमत, मूल्य गुणा खपत। ठीक है, मूल्य गुणा खपत। ओके, यदि मूल्य में x% की वृद्धि हो और खपत में भी y% की वृद्धि हो और आपको खर्च में वृद्धि निकालनी हो तो आप एक्सपेंसिव फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला। मतलब आप इस डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और यदि खर्च में दे देगा तो यहाँ रख देंगे वैल्यू, अगर कमी होगी खपत में तो माइनस चिन्ह के साथ रख लेंगे और वृद्धि होगी तो 10 का 10 यानी प्लस में रख लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन इस पर आधार इससे भी कराऊंगा जो बहुत इजी होंगे और आपको बेसिक से भी बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना क्लास। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको ध्यान रखने हैं और बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चीनी का घटा मूल्य पूछा है। चीनी के मूल्य में 20%। उससे पहले एक बात बताइए, एक नोट पॉइंट समझेंगे पहले। अभी क्वेश्चन को कराने से पहले एक बात समझाते हैं, ध्यान से देख लो कि कोई वस्तु 360 रुपए की थी। ठीक है, 360 रुपए की वस्तु, 360 रुपए में 20 किलो वस्तु मिलती थी पहले। ठीक है, तो 1 किलो का मूल्य कितना हो जाएगा? 18 रुपए प्रति किलो। अब क्या हुआ कि वस्तु का मूल्य बढ़ गया, अब उतने रुपए में मिलती है अब 18 किलो। ठीक है, मूल्य क्या हो गया? बढ़ गया। तो अब कितनी मिलती है? 18 दूनी 36, 20 रुपए प्रति किलो। ठीक है, तो मूल्य में कितने % की वृद्धि हो गई? मूल्य में तो खर्च में, सॉरी, मूल्य इतना हो गया और अब वृद्धि होने के बाद मूल्य इतना हो गया। ठीक है, तो वृद्धि कितनी हुई? वृद्धि कितनी थी? वृद्धि कितनी हुई मूल्य में? 18 से 20 होने का मतलब है 2 की वृद्धि होना और किस में होना? 18 में होना। 2 नम 18 यानी 100/9% की वृद्धि हुई। अब मैं आपसे क्वेश्चन बनाऊं, अब मैं आपको एक क्वेश्चन बनाऊं कि किसी वस्तु के मूल्य में, अगर मैं एक क्वेश्चन बनाऊं, देखो ध्यान समझिए पहले, अभी क्वेश्चन पर ध्यान मत दीजिए, जो मैं लिख रहा हूं वो ध्यान, उस पर ध्यान दो। किसी वस्तु के मूल्य में 100/9% की वृद्धि होने पर 360 रुपए में 2 किलो दाल कम मिलती है, तो दाल का बढ़ा मूल्य ज्ञात करो। तो एक ही लाइन में कैसे करेंगे? देखो, बढ़ा मूल्य कह लो या अंतिम मूल्य कह लो। ठीक है, कैसे करेंगे? बढ़ा मूल्य का मतलब 20 रुपए जो आया था, ये कैसे निकालेंगे एक लाइन में? देखिए, कुछ नहीं करना, ये 360 और बटे का 2 और मल्टीप्लाई जितने % है वो जस का तस रख लो, जितने % है वो जस का तस रख लो और उसके बटे में रख दो 100। ठीक है, इसके बटे में रख दो 100। 100 से 100 कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36 और 2 से कट जाए कितनी बार? 20। तो देखो अंतिम मूल्य आ गया 20। ठीक है, और यदि प्रारंभिक मूल्य निकालना हो, देखिएगा अगर प्रारंभिक मूल्य निकालना होता, यहां रखते क्या? 360/2 और यहां रखते हम 100/9 और यहां इसमें वृद्धि करके रखेंगे, यानी 100 में 100/9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000/9। ठीक है, देखिए 9 से 9 कटेगा, 2 से 2 जीरो कटेंगे और 1 जीरो से वाला जीरो कटेगा और इससे कटेगा ये 18। तो कितना आएगा? देखो 18। ठीक है, तो अगर आप देखिए, अब अपने क्वेश्चन को समझाते हैं, इसको जो समझ में आया ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। देखिएगा, अपने क्वेश्चन को समझाते हैं दोबारा से। जो अपने क्वेश्चन है, आपका आया हुआ क्वेश्चन है 2021 में एसएससी CHSL में। देखिएगा, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर सुधीर को 960 रुपए में 6 किलोग्राम अधिक चीनी मिलती है, तो चीनी का घटा मूल्य बताना है। तो घटा मूल्य का मतलब होता है बच्चों, घटा मूल्य का मतलब होता है अंतिम मूल्य, यानी घटने और बढ़ने के बाद का मूल्य को कहते हैं अंतिम मूल्य।
ठीक है। कितने रुपए में, 960 रुपए में कितने 6 किलो, ठीक है। कमी कितनी होगी 20 की, और बटे यहाँ रखेंगे, अगर अंतिम मूल्य पूछा है, घटने या बढ़ने के बाद का मूल्य पूछा है, अंतिम मूल्य पूछा तो यहाँ 100 रखेंगे, और जितने की वृद्धि या कमी हो वो एडजस्ट का 10 ऐसे रखेंगे, ठीक है। तो देखिए 0 से दोनों 0 कट जाएंगे, और 2 तिया 6, और 3 से 3 तिया 9, 3 दूनी 6। तो चीनी का घटा मूल्य इतने रुपए प्रति किलोग्राम है, 32 रुपए प्रति किलोग्राम, मतलब डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिएगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए चावल के मूल्य में 20% कम हो जाता है, इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 किलोग्राम अधिक चावल खरीद पाता है, ठीक है। यदि इतने रुपए खर्च है तो चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना है। 30 किलोग्राम चावल अधिक कर पाता है, यदि खर्च 5400 है। तो देखिए कुछ नहीं करना, तो चावल का प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य क्या था, यानी प्रारंभिक मूल्य आपसे पूछा गया है। प्रारंभिक मूल्य कितने रुपए में, 5400 में, और बटे 30 किलोग्राम अधिक, यहाँ 25 और नीचे क्या रखेंगे कम, यानी 75, ठीक है। 25 ही कन 25, 25 तिया 75, और 0 से 0 कट गया, और 3 तिया 9, और 9 छंग 54, तो क्या हो गया 60 रुपए प्रति किलोग्राम आंसर, 60 रुपए प्रति किलोग्राम आंसर, 60 रुपए प्रति किलोग्राम आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यानी आपका बी ऑप्शन इज राइट हो। चावल का प्रारंभिक प्रति किलोग्राम मूल्य कितना था, तो ये 60 रुपए प्रति किलोग्राम था। और यदि आपसे अंतिम मूल्य पूछता, यानी कम घटा हुआ मूल्य पूछता, अंतिम मूल्य पूछता, तो आपने कुछ नहीं करना था। अंतिम मूल्य अगर पूछता तो 5400 बटे 30 और गुणा का 25 और बटे का 100 रख देते बस, ठीक है। 25 चौका 100 करते, 0 से 0 काट देते, और 3 से 3 कन 3, और 3 अट्ठे 24, और 4 से 4 चौक 16, और 4 चौक 16, 4 पंजे 20, यानी 45 रुपए प्रति किलोग्राम आता अगर घटा हुआ मूल्य पूछा जाता तो। लेकिन आपसे अंतिम मूल्य पूछा है, सॉरी प्रारंभिक मूल्य पूछा है, तो आपका जो आंसर होगा वो 60 रुपए प्रति किलोग्राम होगा। और कैसे निकालना आप समझ गए, ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से 24 रुपए में 2 अंडे कम मिलने लगे, तो अंडों का वर्तमान मूल्य मतलब घटने या बढ़ने के बाद का मूल्य प्रति दर्जन कितना है। तो देखिए वर्तमान मूल्य का मतलब है अंतिम मूल्य, यानी घटने और ये बढ़ने के बाद का मूल्य मतलब अंतिम मूल्य। कितने रुपए में, 24 रुपए में कितने अंडे, 2 अंडे, और वृद्धि हुई कितने की, 20 की, तो 20 बटे 100, क्योंकि अंतिम मूल्य में नीचे कोई चेंज नहीं करते। अगर प्रारंभिक मूल्य पूछता तो यहाँ 120 रखते जहां पर 100 रखा है, ठीक है। ओके, 20 सीकन 20, 20 पंजे 100, ठीक है। तो कितना हो गया 24 बटे 10, यानी एक अंडे का मूल्य कितना हो गया 2.4, और आपसे वर्तमान प्रति दर्जन भाव पूछा, तो इसकी 12 से गुणा कर दो। 12 चौक 48 का 8 हंस लगे 4, 12 दूनी 24, और 4 कितना हो गया 28.8 रुपए प्रति दर्जन अंडे हो गए, मतलब आपका डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा सेवों की कीमत में कमी होने पर एक व्यक्ति इतने रुपए के बजाय 1 रुपए में, यानी इतने के बजाय 1 रुपए में 3 सेब खरीद लेता है, तो कीमत में कमी का प्रतिशत। देखिए इसमें 1.5 से कितना कम हो गया, 1 हो गया, तो कमी कितने की होगी 25.25 की होगी, किससे 1.25 से, और गुणा का कर देंगे 100, ठीक है। तो कमी प्रतिशत आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा, इससे उड़ जाएगा और इससे हट जाएगा 25, पंजे 125, और 5 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 20, तो 20% आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए कीमत, ठीक है, कीमत में इतनी वृद्धि, खर्च में इतनी वृद्धि, तो खपत में कितनी वृद्धि। तो आपको बताया था मैंने कीमत का मतलब मूल्य और खर्च और खपत,
इन तीनों में संबंध बताया था। ठीक है, तो खर्च बराबर लिखा था मैंने, खर्च बराबर लिखा था मूल्य गुणा खपत। ठीक है, ठीक है, ये वाली बात लिखी थी। और इसके लिए एक बात बताई थी, अगर मूल्य और खपत में दे रखा है एक्स की वृद्धि, बाई की वृद्धि, तो खर्च में वृद्धि निकालनी हो, तो खर्च में वृद्धि निकालनी हो तो एक्स प्लस बाई प्लस एक्स बाई बाई 100। ठीक है, ठीक है, ओके, ओके, ठीक है। अब देखो बेसिक से भी कराता हूं, उसको शॉर्ट में भी कराता हूं, सॉल्यूशन देखिएगा। किसी वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि होती है, हालांकि इस पर हुए खर्च में 12% की वृद्धि होती है, तो खपत में होने वाली प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी होगी। ठीक है, ओके, तो देखिएगा, देखिए खर्च हमने क्या किया, ये खर्च बराबर होता है, खर्च बराबर मूल्य गुणा खपत, मूल्य गुणा खपत। मूल्य 100 मान लिया, खपत 100 मान लिया, तो इस हिसाब से हमारा जो खर्च हो गया वो 10,000 हो गया। ठीक है, इसने क्या बोला, खर्च में 12% की कीमत मतलब मूल्य में 28% की वृद्धि कर ली, मूल्य में 28% की वृद्धि करने का मतलब 128 हो गया। ठीक है, खपत में कितने परसेंट की कमी करे, होने वाली वृद्धि या कमी, मतलब हमने एक्स मान लिया आप खपत को, यानी 100 से जितनी ज्यादा होगी तो वृद्धि हो जाएगी, और 100 से कम होगी तो कमी हो जाएगी। और बराबर खर्च में क्या हुआ, खर्च में क्या हुआ, 12% वृद्धि हो गई, यानी 112 बटे का 100। ठीक है, 200 2 जीरो कैंसिल हो गए, बेसिक से बता रहे हैं पहले। ठीक है, अब 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, सॉरी 4 तिया 12, 4 दूनी 8, और ये हो गया 25। ठीक है, अभी 4 से और कटेगा, 4 अट्ठे 32, और 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32। ठीक है, ओके, तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो गया 25 गुणा 28, अभी और कट जाएगा, सॉरी अभी और कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 25 सत्ते 175 बटे का 2 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो भैया कितना है x की वैल्यू, 87.5 आया। 100 से 87.5 होना, तो कमी कितने की हो जाएगी, तो कमी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा 12.5% की क्या हो गई, कमी हो गई। ये तो है आपका बच्चों बेसिक मेथड। ओके, और यदि आपने इसे शॉर्ट में करना है तो देखो मैं उधर इसका यूज करता हूं, इसका यूज करता हूं बच्चों, देखिएगा, देखिए ऊपर करता हूं क्वेश्चन को, देखिएगा, देखिए, देखो बच्चों, x की वैल्यू कितनी है, कीमत में 28% वृद्धि, तो देखिए 28% की वृद्धि। ठीक है, खपत में हमें निकालनी है, खपत देखो x की वैल्यू दे रखी है 28% की वृद्धि। ठीक है, और ये हमने मान लिया a मान लिया इसको, या बाई मान लो, बाई की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 28 प्लस बाई प्लस 28 बाई बटे 100, और बराबर खर्च में 12% की वृद्धि, तो प्लस के साथ रखेंगे 12। ठीक है, ओके, प्लस के साथ रखेंगे 12। अब ये 28 में जाके घटेगा तो माइनस में आएगा, और यहाँ कैंसिल कर लो, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो ये हो जाएगा हमारा, जब इसको एलसीएम लेंगे, बाई प्लस 7 बाई बटे 25, यानी हो जाएगा 32 बाई बटे का 25, और बराबर इसमें घटेगा 8 में से 2 जाएगा 6, और ये 16 आएगा। ठीक है, और 16 दूनी हो जाएगा 32, तो नेक्स्ट लाइन में देखिए बाई बराबर होगा 25 बटे का 2, मतलब 12.5% आंसर। ठीक है, ये आपका इस वाले से हम कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इससे भी हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे अभी जो आएंगे नेक्स्ट। पर ध्यान रखना है कि खर्च जेड मान लो, है ना, वृद्धि या कमी, और इसको एक्स और बाई मान लो। ठीक है, कैसे, कीमत और खपत को बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए डीजल की कीमत में इसको एक्स है, ठीक है, अपने डीजल के व्यय में केवल ये क्या है, ये जेड है, तो उसे अपनी खपत को कितने परसेंट कमी करना पड़ेगा, मतलब खपत को कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, मतलब कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा, मतलब आपसे बाई की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो जेड बराबर दे रखा आपको 10, यानी खर्च दे रखा है आपको
10 की वृद्धि थी तो प्लस चिन्ह के साथ रख दिया, और कीमत 16% की वृद्धि थी वो प्लस के चिन्ह के साथ रखेंगे। और आपसे क्या पूछा है, खपत पूछी है तो, और कमी खपत पूछी है तो खपत बता देंगे, अगर माइनस में आएगी तो माइनस में, ठीक है। 16/100, ठीक है। ये घटेगा माइनस का 6 आ जाएगा, और ये 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये हो जाएगा आपका 29/25, और बाई बराबर आएगा माइनस का 150/29, ठीक है। ठीक है, तो इसको भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, 5 कुछ जाएगा, मतलब इससे कटेगा हमारा ये 5.1 कुछ समथिंग बनेगा, तो ये 5.2% बन जाएगा, मतलब आपका डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। हमने इस वाले फॉर्मूले से कर दिया, खर्च में वृद्धि या कमी बराबर x + y + xy/100, ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल की कीमत में, कीमत मतलब मूल्य, मतलब x की वैल्यू दे रखी है, वृद्धि हो गई। व्यक्ति अपने खर्च को केवल 22% बढ़ाना चाहता है, मतलब z की वैल्यू दे रखी है, और खपत में लगभग कितने % कमी होगी, मतलब y की वैल्यू आपने निकालनी है। तो 22 बराबर 28 + y + 28/100, इधर जाएगा माइनस का 6 बचेगा, 4 7 28, 4 2 8, 4 5 20, और ये हो जाएगा आपका 32/25, ठीक है। 2 या 6, 2 से कटेगा 16 बार, ठीक है। बाई बराबर हो जाएगा माइनस का 75/16, और बाई बराबर 16 चौका 64, 16 चौका 64, बचा 11, हो गया 111, ठीक है। लगभग यह आएगा आपका 75 को जब 16 से भाग करोगे तो लगभग हमारा आएगा 4.7। फिर भी करके दिखाता हूं, देखो 16 चौका 64, बचा कितने का 11, दशमलव लगाया, 0 हो गया, ठीक है। 16 सत्ते लगभग 6.6 आएगा, फिर एक जोड़ के इसमें, मतलब हमारा लगभग कितना आएगा, लगभग आएगा हमारा बच्चों 4.7%। और ये क्या शो करेगा बच्चों, कमी को शो करता है, किसे, कम को शो करता है। तो आपका आंसर बन जाएगा आपका क्या, 4.7%, मतलब बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आज हमारे इस वीडियो में 2 टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। दोनों टाइप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, छोटी सी क्लास है, 2 टाइप के क्वेश्चन जल्दी से आप इनको कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास लाएंगे फिर उसके बाद, ठीक है। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है बच्चों, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।